क्या अली खामनेई की शव यात्रा में मुश्तबा खामनेई आएंगे? गालिबाफ कौन है जिनके बारे में कहा जा रहा है कि ये शख्स ईरान चला रहा है? और ईरान के सबसे ताकतवर नाम फिलहाल कौन है? क्या है ईरान में राजनीतिक ताकत का ढांचा? और आखिरी सवाल, आगे ईरानी नेतृत्व का भविष्य क्या है इजराइल और अमेरिका की चुनौतियों के आगे? नमस्कार, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। ये इंडियन एक्सप्रेस हिंदी है। आज विस्तार से इन सवालों के जवाब खोजने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल, क्या ईरान के नए सुप्रीम लीडर, दिवंगत सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनेई की शव यात्रा में हिस्सा लेंगे? 56 साल के अयतुल्ला मुज्तबा खामनेई ईरान के नए सुप्रीम लीडर हैं। दूसरे सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनेई के बेटे हैं। 9 मार्च को उन्हें नया सुप्रीम लीडर घोषित किया गया। हालांकि युद्ध शुरू होने के बाद वो पब्लिक में नजर नहीं आए। बताया गया कि अमेरिका और इजराइल के हमले में वो घायल हो गए। एहतियातन उन्हें एक अज्ञात जगह पर सुरक्षित रखा गया। मई में CBS न्यूज़ ने अमेरिकी खुफिया अधिकारियों के हवाले से बताया कि मुश्तबा को ऐसी जगह रखा गया जहां बाहरी दुनिया से सीमित संबंध है, सीमित संपर्क है। संदेश वाहकों की एक लंबी भूल भुलैया जैसी श्रृंखला है जिसके मार्फत अयतुल्ला मुश्तबा तक कोई सूचना पहुंचाई जाती है। ये भी एक वजह थी कि अमेरिका के साथ हुई डील का ब्यौरा बहुत धीरे धीरे बाहर आया। अमेरिका कोई प्रपोजल भेजता, कई परतों, कई चरणों से होते हुए मुश्तबा तक पहुंचता, फिर जवाब आते आते काफ़ी वक्त लग जाता। सार ये कि नए सुप्रीम लीडर सुरक्षित बताए जा रहे हैं। अयतुल्ला अली खामनेई का फ्यूनरल वो मुफीद मौका हो सकता है जब वो सामने आए, ताकि उनकी सेहत को लेकर लग रही अटकलों पर विराम चले। अब सवाल ये कि कब है अयतुल्ला अली खामनेई का फ्यूनरल, अंतिम संस्कार? ईरान अपने दिवंगत सुप्रीम लीडर की भव्य शव यात्रा निकालने की तैयारी कर रहा है। 6 दिन का फ्यूनरल होगा। इसके लिए ईरान और इराक के 5 शहर चुने गए। इराक क्यों? क्योंकि यहाँ जितने मुस्लिम रहते हैं उसमें 55 से 70% शिया हैं और ये दुनिया भर की शिया आबादी का करीब 11 से 12% हिस्सा है। वापस आते हैं खामनेई की शव यात्रा पर। 4 जुलाई को राजधानी तेहरान में अयतुल्ला अली खामनेई की अंतिम विदाई का कार्यक्रम शुरू होगा। ये तारीख दिलचस्प है क्योंकि इसी दिन अमेरिका अपने डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्रता की उद्घोषणा को अपनाए जाने की 250वीं सालगिरह मनाने जा रहा है। ईरान के लिए खामनेई एक शहीद हैं। वो अमेरिका और इजराइल के हमले के पहले दिन यानी 28 फरवरी की सुबह मारे गए। उसी हमले में खामनेई के साथ उनके परिवार के कई सदस्य और वरिष्ठ सैन्य अधिकारी भी मारे गए। ईरानी नेतृत्व जनता को संदेश देना चाहता है कि हमला अमेरिका ने शुरू किया, पर ईरान ने उसे हर मोर्चे पर हराया, शर्तों पर समझौता करवाया। ऐसे में फ्यूनरल की शुरुआत के लिए अमरीकी इंडिपेंडेंस डे को चुनने का सांकेतिक महत्व है। 4 और 5 जुलाई को तेहरान के ग्रैंड इमाम खुमैनी मस्जिद से कार्यक्रम की शुरुआत होगी। 6 जुलाई को तेहरान में जनाजा निकलेगा। फिर 7 जुलाई को कार्यक्रम पहुंचेगा तेहरान से करीब 156 किलोमीटर दूर कोम नाम के शहर में। यहाँ खामनेई के लिए दुआ पढ़ी जाएगी। फिर इराक के नजफ और करबला शहर में शोक मनाया जाएगा, पर शव इसके लिए इराक नहीं ले जाया जाएगा। 6 दिवसीय कार्यक्रम का समापन होगा 9 जुलाई को। इस दिन ईरान के मशहद शहर में इमाम रजा दरगाह में उनको दफन किया जाएगा। ईरानी लीडरशिप को उम्मीद है कि खामनेई का फ्यूनरल इस मौके की भावुकता और जिन परिस्थितियों में ट्रंप ने डील की उसका संवेग लोगों को साथ लाने का एक जरिया बने। अब दूसरा सवाल, क्या है ईरान में राजनीतिक ताकत का ढांचा? ईरान एक थियोक्रेसी स्टेट है यानी धर्मतंत्र, ऐसी शासन प्रणाली जहां धार्मिक नेता धार्मिक सिद्धांतों द्वारा देश का संचालन करें। इसमें पिरामिड के सबसे ऊपर है पावर स्ट्रक्चर में रहबर यानी सुप्रीम लीडर, अल्टीमेट अथॉरिटी, सेना, न्यायपालिका और देश की सामान्य नीति पर सर्वोच्च नियंत्रण इसी का। बाकी तंत्र नीचे काम करता है। सुप्रीम लीडर को कौन चुनता है? 88 इस्लामिक न्यायविदों की एक टीम, जिसे असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स कहते हैं। हर 8 साल बाद इन न्यायविदों का चुनाव होता है। सैद्धांतिक तौर पर ये न्यायविद सुप्रीम लीडर को चुनने के अलावा उसके कामकाज और आचरण की निगरानी भी करते हैं। सुप्रीम लीडर के बाद दूसरा सबसे बड़ा अधिकारी होता है देश का राष्ट्रपति। फिलहाल ईरान के राष्ट्रपति हैं मसूद पेजेश्कियान, पर राष्ट्रपति की ताकत सीमित होती है क्योंकि विदेश और रक्षा के मुद्दों पर सुप्रीम लीडर का सर्वोच्च नियंत्रण रहता है। शक्ति का एक और अहम केंद्र है गार्जियन काउंसिल। 12 मेंबर होते हैं। इसमें से 6 इस्लामिक न्यायविद होते हैं जिन्हें सुप्रीम लीडर तय करता है। 6 कानूनी मामलों के विशेषज्ञ होते हैं जिन्हें न्यायपालिका के प्रमुख नामांकित करते हैं और इनका चुनाव होता है मजलिस यानी संसद के द्वारा। गार्जियन काउंसिल का काम यह सुनिश्चित करना है कि संविधान और इस्लामिक कानूनों के मुताबिक ही संसद कानून बनाए।
ये काउंसिल देश में राजनीतिक तस्वीर भी तय करती है, क्योंकि ये राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों और संसद के प्रत्याशियों की पात्रता पर भी मुहर लगाती है। ईरान की एक और अहम संस्था है सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। इस पर देश के रक्षा मसलों की देखरेख का जिम्मा है। इसका नेतृत्व करते हैं राष्ट्रपति। इसमें संसद के स्पीकर और मुख्य न्यायाधीश भी शामिल होते हैं। ये काउंसिल जो भी फैसला ले उस पर भी सुप्रीम लीडर की मंजूरी जरूरी है। अब बारी आती है तीसरे बिंदु की, तीसरा सवाल कि फिलहाल ईरान को कौन चला रहा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ईरान में सबसे प्रभावी भूमिका 5 लोगों की है। पहला और सबसे ताकतवर नाम है मोहम्मद बगैर गालिबाफ। साल 2020 से ईरानी संसद के अध्यक्ष। अमेरिका के साथ हो रही वार्ता में ईरान के मुख्य वार्ताकार सैन्य पृष्ठभूमि से आते हैं गालिबाफ। 2005 से 2017 तक तेहरान के मेयर रह चुके हैं। लंबा प्रशासकीय अनुभव है, हार्डलाइनर हैं। बताया जाता है कि अमेरिका के साथ वार्ता में उनकी परफॉर्मेंस और कमांड को देखते हुए ट्रंप प्रशासन उन्हें ईरान के संभावित लीडर की भूमिका में भी देखता है। ऐसा नहीं कि खुद गालिबाफ ने पहले कभी लीडरशिप चाही नहीं, राष्ट्रपति पद के लिए भी कोशिश की थी और तब नाकाम रहे। लेकिन अब हालात अलग हैं। युद्ध के दौरान ईरान के भीतर किसी और शख्स की ताकत और पकड़ इतनी नहीं बढ़ी जितनी गालिबाफ की बढ़ी इस दरमियान। शख्स नंबर 1, दूसरा नाम है अहमद वाहिदी का। IRGC यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर के कमांडर इन चीफ। वाहिदी फिलहाल ईरान के सबसे ताकतवर सैन्य अधिकारी हैं और ये सेना का अधिकार सिर्फ युद्ध के मोर्चे पर नहीं है। अंदरूनी सुरक्षा, अमेरिका के साथ बातचीत की शर्तें, इसमें भी प्रभावी भूमिका है। वाहिदी ईरान की कुद्स फोर्स के कमांडर भी रह चुके हैं। ये वही फोर्स है जिसके पिछले कमांडर कासिम सुलेमानी की जनवरी 2020 में अमेरिका ने हत्या कर दी थी। तीसरा नाम है मोहम्मद बाघेर जोल्गदर। इन्हें मार्च 2026 में सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का सेक्रेटरी नियुक्त किया गया। उससे पहले इस पद पर थे अली लारिजानी, जो मार्च में एक इजरायली हमले में मारे गए थे। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के प्रमुख की भूमिका ईरान के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के हिसाब से बहुत संवेदनशील और अहम है। देश की रक्षा और खुफिया की नीतियां तय करने में इस पद की भूमिका ताकतवर मानी जाती है। ये सूची का तीसरा नाम। चौथा नाम है न्यायपालिका के, कोर्ट के प्रमुख गुलाम हुसैन मोहसेनी एजेई का। रूढ़िवादी माने जाते हैं, कट्टरपंथी माने जाते हैं। 2021 से देश के मुख्य न्यायाधीश हैं। सख्त सजा देकर विरोध और आलोचना की आवाज़ों को दबाने की जो नीति है ईरान में, इसमें इनकी सबसे स्वाभाविक और महत्वपूर्ण भूमिका है। पांचवा और आखिरी नाम है पुलिस कमांड के मुखिया का, अहमद रजा रदान। देश में सत्ता के विरोधियों, धर्मतंत्र के विरोधियों, आलोचकों को दबाने की नीति में इनकी अग्रिम भूमिका है। मसलन इसी साल मार्च में जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने ईरानी जनता से मौजूदा सत्ता को उखाड़ फेंकने की अपील की, तब अहमद रजा रदान ने जनता को चेताया, सुरक्षा बलों की उंगलियां ट्रिगर पर हैं, प्रदर्शन किया तो सीधे गोली चलेगी। अब आज की वीडियो के आखिरी पॉइंट पर आते हैं। आगे की राह क्या है। मुस्तफा खामनेई पहले के दोनों सुप्रीम लीडरों से अलग परिस्थितियों में चुने गए हैं। युद्ध काल में सुप्रीम लीडर बने, पर अभी उनकी वैधता की परीक्षा बाकी है। ईरान ने अमेरिका और इजरायल के खिलाफ एक मुश्किल लड़ाई लड़ी है। शत्रु पक्ष को सैन्य और तकनीकी श्रेष्ठता के बावजूद हथियार नहीं डाले, डील भी की तो बहुत हद तक अपनी शर्तों पर। यह कथित उपलब्धि सेना को और वृहद भूमिका दे सकती है। ऐसे में नए सुप्रीम लीडर के सामने अपने हिस्से की चुनौतियां हैं। ईरान के इन हालात के बारे में आपका क्या सोचना है? ये जो धर्मतंत्र का बोलबाला है, इसके बारे में आपका क्या सोचना है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मेरा नाम है सौरभ द्विवेदी, ये है इंडियन एक्सप्रेस हिंदी। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ज़रूर करें। औरों को भी पत्रकारिता के इस प्रयोग के बारे में, अंग्रेजी में इंडियन एक्सप्रेस हमेशा से रहा है, अब हिंदी में भी है, ज़रूर बताएं। शुक्रिया।